देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक। अच्छा देखो, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ रहे थे, आज ही हम लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, इसमें क्या बोला है, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो बोल रहा है देखो, एक सेकंड, तो बोल रहा है कि कुछ डिटेल्स दिया हुआ है प्रोसेस 1 के बारे में, ठीक है, जो कहां पर प्रोसेस 1 कंडक्ट हो रहा है XYZ कंपनी में फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च के मंथ का डिटेल्स दिया हुआ है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, मतलब प्रीवियसली सेमी फिनिश्ड बोल सकते हैं, सेमी फिनिश्ड स्टॉक है 2000 यूनिट, जिसपे मटेरियल का खर्चा हो चुका है 80,000, लेबर का 15,000, ओवरहेड का 45,000। अब जैसे ये हमें दे दिया है तो हम लोग इसको एवरेज मेथड से कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग इसे फीफो मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्या है, कुछ बोला है कि नहीं बोला है। उसके बाद मेटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1, मतलब फ्रेश, ठीक है, ये फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है 38,000 यूनिट, जिसका कॉस्ट है इतना। मेटेरियल ही है जो कि यूनिट में डिफाइन होता है, लेबर ओवरहेड तो यूनिट में डिफाइन नहीं होगा। लेबर का इतना खर्चा, ओवरहेड का इतना खर्चा, ठीक है, ये करेंट पीरियड में हुआ है, यानी इन फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। और ये जो है, ये ओपनिंग में इतना इतना खर्चा हो चुका था, मतलब ये फेब का डिटेल्स होगा, ठीक है, ये फेब में बता रहे हैं, मतलब मार्च का डेटा है। तो ये बताया जा रहा है कि ये 2000 यूनिट जो बने हैं, 2000 यूनिट जो ओपनिंग WIP में है, उसमें मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड का इतना इतना खर्चा हो चुका है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, यूनिट स्क्रैप्ड, यूनिट स्क्रैप्ड बोला है 3000 यूनिट, ठीक है, 3000 यूनिट स्क्रैप है। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग। अच्छा अब देखो, यूनिट स्क्रैप्ड मतलब जो लॉस है, ठीक है, कितना है 3000 यूनिट, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन नहीं बताता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उसका यूनिट निकाल के ऐड करके फिर से वही लेस ही करना है, जो मैंने लास्ट दिन तुम लोग को लॉजिक बताया था। तो नॉर्मल लॉस का तो यूनिट हमें फाइंड आउट करना नहीं होता है, मतलब वो कॉलम में लिखना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ आउटपुट कॉलम में लिखना जरूरी है। तो टोटल यूनिट स्क्रैप्ड बोला है। अब यूनिट स्क्रैप का मतलब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस दोनों भी हो सकता है, या कुछ एक भी हो सकता है, वो क्वेश्चन आगे पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 80%, दैट मीन्स कि जो स्क्रैप्ड यूनिट है उसमें इतना इतना कंप्लीशन हुआ है। इसके पहले कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने ये नहीं देखा था कि स्क्रैप्ड यूनिट कितना कंप्लीट है, हमें बता दिया है। तो नॉर्मल लॉस तो हमें पता करने का जरूरत भी नहीं होता है, लेकिन जो अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, कुछ नहीं बताने पे हम लोग उसे 100% ही मान लेते हैं। फिर क्लोजिंग WIP में बोल रहा है 2000 यूनिट, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेटेरियल रिगार्डिंग 100%, लेबर ओवरहेड रिगार्डिंग 80%, यूनिट फिनिश्ड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू 35,000 यूनिट। अब यहाँ बोल रहा है कि फिनिश्ड यूनिट्स कितना प्रोसेस टू में गया है, 35,000 यूनिट। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP, नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो यूनिट स्क्रैप्ड है इसमें नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस कितना है, बोल रहे हैं 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP, मतलब टोटल इनपुट में ओपनिंग WIP लेके जितना हो रहा है उसका 5%। स्क्रैप्ड यूनिट फेच 20 पर ये पर पीस। अच्छा, बोल रहा है कि स्क्रैप्ड जो यूनिट्स है वो 20 पर पीस है, इसका यूनिट पीस है, इतना करके हमें सेल करके मार्केट में मिलेगा। प्रिपेयर क्या करने बोला है, एवरेज मेथड करने बोला है।
statement of equivalent production, statement of cost, statement of distribution cost and process one normal loss account, abnormal loss account, ये सब प्रिपेयर करने बोला है। यहाँ तो एवरेज मेथड बोल दिया है, एवरेज मेथड हम लोग कर लेंगे, बट यहाँ पर फीफो मेथड अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, जब हम लोग फीफो मेथड करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो ओपनिंग WIP है उसका हमें परसेंटेज ब्रेकअप चाहिए, ठीक है, तभी तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि करंट पीरियड में हम लोगों को कितना परसेंट काम जो है कंप्लीट करना है जो प्रीवियसली इनकम्प्लीट था। तो इसमें देखो ये जो है इसका हमें परसेंटेज ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कॉस्ट बता दिया है, अमाउंट ब्रेकअप अवेलेबल मतलब परसेंटेज में ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है। तो ये कभी अगर ये क्वेश्चन दे दे तो अगर यहाँ एवरेज मेथड बता दिया है, स्पेसिफिकली एवरेज मेथड फॉलो करने के लिए बोला है, बट क्वेश्चन में अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता तो इस पे फीफो कभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? देखो मैंने नोट तो लिखवाया है लेकिन इसको समझना भी तो पड़ेगा ना। ये देखो मैंने नोट लिखवाया ना, अमाउंट ब्रेकअप अगर है तो वेटेड एवरेज, अगर नहीं है ये देखो तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, फीफो। अच्छा अब और एक चीज भी देखो, अगर परसेंट, ये भी मुझे लिखवा देना चाहिए, परसेंटेज ब्रेकअप नहीं है तो फीफो कांट अप्लाई, ये देखो लिखा हुआ ही है ना। अब ये क्यों होता है कि परसेंटेज ब्रेकअप नहीं है तो फीफो नहीं अप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि देखो फीफो मेथड में हम लोग करते क्या है, हमें कोई भी फीफो का क्वेश्चन निकालते हैं जहां से हम बता सकते हैं। ये देखो फीफो ये वाला, ठीक है, फीफो में हम लोग क्या करते हैं कि ओपनिंग WIP करंट ईयर में कितना परसेंट हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे पता ही नहीं है ये जो 2000 ओपनिंग WIP है इसमें कितना परसेंट मेटेरियल, कितना परसेंट लेबर, ये सब कंप्लीटेड है, अगर इन परसेंटेज ब्रेकअप गिवन ही नहीं है तो हम लोग इसका फीफो मेथड कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तब हम लोग इसको कर ही नहीं सकते। क्यों? देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का लिखना पड़ेगा ना कि कितना परसेंट इस बार हम लोगों ने काम किया, ठीक है, इतना परसेंट हम लोग, एक सेकंड रुको तो, एक मिनट। ठीक है, तो ये परसेंटेज ब्रेकअप नहीं होगा तो फीफो कैसे अप्लाई करेंगे? इसीलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में हमें अगर बता दिया है तो वेल एंड गुड, तो तुम लोग को ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, तुम लोग उस मेथड से कर दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर नहीं बताता कि वेटेड एवरेज करना है और ये बता देता कि, अगर ये बता देता कि हम लोग को यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये पॉइंट अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, ये पॉइंट अगर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं होता तो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगाना है। तो वही हम बोल रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए। अब ये जब भी करने जाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 यूनिट कितना परसेंट कंप्लीट था अगर फीफो में करना है, रिमेनिंग परसेंट इस बार कंप्लीट कर रहे हैं तो वो तो अवेलेबल है नहीं, तो ये क्वेश्चन फीफो में होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे बताना था तो मैंने एक बार बोला, क्योंकि देखो हमेशा क्वेश्चन में हमें बता देगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को वेटेड एवरेज मेथड से करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या पॉइंट हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट यही वाला बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें क्या क्या कॉलम करेंगे हम लोग, एक हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर इनपुट, इनपुट यूनिट, फिर से पर्टिकुलर्स, आउटपुट यूनिट, उसके बाद यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट,
चलेगा, दोनों में से कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब इन टर्म ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या एक्सपेंसेस अवेलेबल है, मेटेरियल लेबर ओवरहेड। अब मेटेरियल लेबर ओवरहेड एक साथ भी लिख सकते हो, इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। क्यों, देखो मतलब एक साथ क्या बोल रहे हैं, कंबाइनली लेबर ओवरहेड हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों हम लोग का, ये देखो ये 80% है दोनों, यहाँ पर भी हम लोग का 80, मतलब ये 80-80 मैच है बोल के हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि लेबर का भी 80% है, ओवरहेड का भी 80% है, तो हम लोग एक कॉलम बना के भी कर सकते हैं। यहाँ भी देखो लेबर ओवरहेड का एक ही परसेंटेज है, दैट इज 80%, तो अगर हम लोग एक कॉलम बनाए तो भी आंसर बन जाएगा। अगर हम लोग 2-3 अलग अलग कॉलम बनाते लाइक मेटेरियल लेबर ओवरहेड तो भी ठीक है, तो हम अलग करके ही दिखा देते। देखो तीनों अलग अलग लिखने से भी होगा और 2 लिखने से भी होगा। मेटेरियल तो अपना अलग ही लिखना पड़ेगा, क्यों, यहाँ 100%, यहाँ 100%, ये देखो इसके लिए अलग बनेगा ना, ओपनिंग के लिए अलग बनेगा, क्लोजिंग के लिए अलग बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो मेटेरियल तीनों ही लिख लेते हैं, लेबर और ओवरहेड। अब ये सब में हमें परसेंटेज यूनिट और परसेंटेज एंड यूनिट ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करें, तो सबसे पहले यहाँ पर इनपुट जाएगा ओपनिंग WIP 2000 यूनिट, और फ्रेश इनपुट जाएगा, फ्रेश जाएगा 38,000। ठीक है, तो यही वाला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया यही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग WIP, इनपुट दिया गया है 2000 यूनिट, ये देखो यहां से देख के लिख रहे हैं, और फ्रेश इनपुट 38,000 यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि वेटेड एवरेज है तो जो कंप्लीटेड होगा ये दोनों का मिक्स्ड अप होगा। ठीक है, उसमें हमें कुछ अलग से देखना नहीं। अब कंप्लीशन कैसा हुआ है, यहाँ पर आउटपुट कैसे हुआ है, एक तो हम लोग का स्क्रैप आया है। ठीक है, स्क्रैप है 3000 यूनिट, क्वेश्चन हमें बता रहा है क्लोजिंग में जाएगा 2000 यूनिट। ठीक है, और जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज 35,000 यूनिट। क्लोजिंग सॉरी ट्रांसफर मतलब फिनिश गुड्स से ट्रांसफर होगा 35,000 यूनिट। ठीक है, ये हमें लिखना चाहिए। तो कंप्लीटेड हो गया 35,000। अब कहां से कंप्लीट हुआ, इसको अलग से देखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीटेड कितना है 38,000, सॉरी 35,000। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग में कितना है वो लिखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग WIP, उसके पहले हम लोग स्क्रैप भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग WIP लिख देते हैं। क्लोजिंग WIP में रहेगा ये देखो 2000 यूनिट। ठीक है, और स्क्रैप में बोला है 3000, और आगे जाके क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्मल लॉस जो है वो 5% है, ओपनिंग और जो है ओपनिंग WIP और फ्रेश टोटल इनपुट का 5%। ठीक है, तो टोटल इनपुट कितना है, यहाँ पर टोटल करेंगे, ये देखो यहाँ टोटल करने से टोटल इनपुट पता चलेगा 40,000। ठीक है, टोटल इनपुट, इसका 5% नॉर्मल लॉस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल लॉस। ठीक है, अगर इसका 5% नॉर्मल लॉस है तो 40,000 का 5% देखो कितना होता है, 40,000 का 5% ये हो रहा है 2,000। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस हम लोग का कितना आ गया 2,000। कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने, 40,000 दैट इज द टोटल इनपुट इनटू 5%, गिवन था क्वेश्चन में 2,000 हो गया। लेकिन स्क्रैप बोला है 3,000। ठीक है, स्क्रैप बोल रहा है 3,000, तो टोटल जो स्क्रैप यूनिट है, स्क्रैप मतलब जो डिफेक्टिव है, तो टोटल डिफेक्टिव यूनिट 3,000, जिसमें से डिफेक्टिव होने का नॉर्मल रीजन मतलब नॉर्मल लॉस जो है वो 2,000 है, तो बाकी 1,000 क्या होगा बता सकते हो, बाकी 1,000 क्या होगा, क्योंकि स्क्रैप तो मुझे टोटल 3,000 ही लिखना है। लेकिन अब फर्दर इंफॉर्मेशन से ये फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने कि नॉर्मल लॉस इज 2,000 बिकॉज टोटल इनपुट का 5%, दैट इज 40,000 इंटू 5% 2,000। अब स्क्रैप अगर 3,000 है तो 1,000 कहां लिखे, 1,000 फिर क्या है बताओ, बोलो 1,000 फिर क्या, नॉर्मल लॉस। करेक्ट एबनॉर्मल लॉस है, तो 1,000 हम लोग का क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। सही बात, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे 1,000। अब देखेंगे दोनों साइड टैली होता है कि नहीं, 35,000 2,000 2,000 4,000 और 1 4 और 1 5 और 35 मतलब कितना हो गया
40,000। ठीक है, ये यूनिट का प्रिपरेशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग परसेंटेज लिखेंगे। अब अगर कोई चीज कंप्लीटेड है तो वो फिनिश गुड्स है, कंप्लीटेड है तो वो 100% मेटेरियल में भी कंप्लीट होगा, लेबर के टर्म में भी 100% होगा, ओवरहेड में भी 100% होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 35,000। इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इक्विवेलेंट यूनिट पाने के लिए, 35,000। क्लोजिंग WIP क्या कुछ बता रखा है, बताता तो है, बता दिया है। देखो मेटेरियल 100% कंप्लीट हुआ है, लेबर एंड ओवरहेड 80%, तो यहाँ पर लिखेंगे 100%, तो ये हो जाएगा 2000। लेबर एंड ओवरहेड 80%, तो 80% यहाँ पर लिखेंगे एक बार, तो 80% मतलब 1600। नॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो हम लोग टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल इनपुट माइनस स्क्रैप इनपुट करते हैं, नॉर्मल लॉस का वो माइनस करते हैं। तो माइनस दोबारा से करने से बेटर है कि इसका वैल्यूएशन करो ही मत। एबनॉर्मल लॉस का कितना परसेंटेज कंप्लीट है, यहाँ पर हमें बताया था, देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तो ये एबनॉर्मल लॉस का ही बताया होगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस का भी अगर होता भी है तो वो तो हमें करके कोई फायदा नहीं है, मतलब टोटल 3000 पे ही ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम लोग तो नॉर्मल लॉस को वैल्यू करते ही नहीं है ना। अगर हम लोग नॉर्मल लॉस को भी 100 और 80% में कर दे तो कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल लॉस अगर एड ऑन करेंगे तो वहां जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो फिर उसे क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल इनपुट माइनस स्क्रैप इनपुट करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल लॉस का होता है। यहाँ तो और कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो माइनस हो जाएगा, तो इसका वैल्यूएशन करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, एबनॉर्मल लॉस का कितना करें, नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन में 100% कर देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ होता है। यहाँ बोल दिया है तो वही फॉलो करेंगे, 100% इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड 80% फॉर लेबर एंड ओवरहेड। तो 100% यानी 1000, और यहाँ पर हो जाएगा 800, और ये भी 800। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे 35 और यहाँ पर 3 मतलब 38,000। अच्छा, 35 और ये हो गया 1600 और 800, 1600 प्लस 800 प्लस 35,000, 37,400। और ये भी सेम होगा। देखो हम वही बोल रहे थे, अगर हम लोग ऐसे करते तो भी क्वेश्चन हम लोग का सही होता। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, लेबर ओवरहेड मैंने दो अलग कॉलम किया, अगर हम ऐसे इसमें ऐड कर देते लेबर एंड ओवरहेड, और हम इसका अगर एक ही कॉलम बनाते, मतलब ये कॉलम नहीं बनाते, तुम लोग कुछ मत करो, हम जस्ट समझा रहे हैं कि लेबर ओवरहेड अगर हम लोग कंबाइनली करते, मतलब लेबर के लिए भी इतना, ओवरहेड के लिए भी इतना, जो देखो यहाँ पर वही कैलकुलेट होके आया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी में परसेंटेज, मतलब कंप्लीटेड का तो 100% होगा ही, क्लोजिंग WIP का भी 80% है, लेबर का भी, ओवरहेड का भी, एंड एबनॉर्मल लॉस का भी सेम है। अगर सेम डेटा रहता है तो टाइम बचाने के लिए हम लोग इसे एक साथ कर सकते हैं, और अगर एक साथ नहीं समझ में आता है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अलग अलग कर लो, हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। अब नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है स्टेट कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं, यानी कॉस्ट पर यूनिट। तो सेकंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, जिसको यहाँ पर नाम दिया है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमें कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है, तो टोटल कॉस्ट से स्क्रैप लेस करेंगे, नॉर्मल इनपुट से माइनस करेंगे जो स्क्रैप, नॉर्मल स्क्रैप इनपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स, क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड है, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो हम लोग कर रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड, जहां पर हमें कैसे कॉस्ट को देखना पड़ेगा, अभी तक जितना भी कॉस्ट इंक्लूड हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर का कोई कॉस्ट है तो वो भी लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड जो है वो हमें देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड कितना है देखते हैं, ये देखो जो ओपनिंग वाला है ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है। कहाँ चला गया डेटा, ये रहा, 80,000, 15 और 45। 80,000, 15 और 45, फिर ऐड करेंगे कॉस्ट
incurred करंट ईयर यानी मार्च के मंथ का, मार्च लिख लो यहाँ पर, वो कितना है? यहाँ पर ये देखो मेटेरियल जो ये 14,80,000, 3,59,000, 10,77,000, तो यहाँ लिख लेते हैं 14,80,000, 3,59,000 और 10,77,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे इसका टोटल, तो 80 + 80 1,60,000, मतलब 15,60,000 होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया 15,000, मतलब 0, 3,74,000। अच्छा, ये हो जाएगा 0,0,0, 11,22,000, ठीक है। अब अगर कोई स्क्रैप है तो वो हम लोग लेस करते हैं, तो यहाँ से हम लोग लेस करेंगे स्क्रैप। स्क्रैप तो है, कितना यूनिट स्क्रैप हुआ है? 3,000, ये देखो। और यहाँ पर हमें लेस कितना करना चाहिए? 3,000 पूरा लेस नहीं होगा, जो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है, क्योंकि याद करो जब हम लोग नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग सीख रहे थे तो वहां पर हम लोग जब लेस करते थे टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो वो कौन सा वाला लेते थे? बाई साइड में जो हम लोग नॉर्मल लॉस वाला स्क्रैप लिखते थे वही लेते थे, तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप ही हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करने के काम आएगा, एबनॉर्मल लॉस वाला होगा भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस जितना आया है जो कि 2,000 यूनिट आया है, ठीक है, अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया 2,000 यूनिट इंटू 20 पर पीस करके। ये देखो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू मार्केट में चल रहा है 20 पर पीस, तो इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40,000। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि लेस कहां से करें, मटेरियल से करें, लेबर ओवरहेड? देखो स्क्रैप मटेरियल का ही हो सकता है, लेबर ओवरहेड का स्क्रैप, स्क्रैप मतलब क्या, बेकार हो गया है, ऐसा कोई चीज जिसे हम लोग मार्केट में ले जाके बेच देंगे कम प्राइस में, ठीक है, तो वो कोई ओवरहेड या लेबर तो हो नहीं सकता है, वो आइटम मटेरियल ही होगा, ठीक है, मतलब कोई सब्सटेंस होगा ना जिसको हम लोग मार्केट में ले जाके बेच देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का हमेशा मटेरियल से लेस, ठीक है। अब यहाँ पर लेस करने से कितना आ जाएगा? 15,20,000, ठीक है। ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉलम को एड पर करने के लिए। ये हम लोग का आ गया टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे। इतना मटेरियल का एक्सपेंस होके कितना यूनिट मटेरियल बना है? 38,000 कंप्लीटेड, इसके बाद 37,400, 37,400, तो यहाँ पर लिखेंगे 38,000, 37,400, 37,400। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट के अकॉर्डिंग कॉस्ट, ठीक है। तो 15,20,000 ये हम लोग का 38,000 यूनिट को कंप्लीटली बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा है, यानी पर यूनिट पे 40 रुपीज। अच्छा, ये वाला तो 10 हो जाएगा, दिख ही रहा है, ठीक है, 10 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 1122 डिवाइडेड बाई 37,400, 30 रुपीज। ये बन गया। इसके बाद क्या प्रिपेयर करने बोला है? स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, मतलब अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर वैल्यूएशन, जो भी बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, जैसे लैंग्वेज दिया हुआ है हम वैसे ही लिखते रहे, लेकिन कंसेप्ट सेम है, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बेसिकली वैल्यूएशन करना है। क्या क्या वैल्यू करना पड़ेगा? यहाँ पर जो आइटम रहता है, फिनिश गुड्स, कंप्लीटेड यूनिट, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन करेंगे, नॉर्मल लॉस का जरूरत नहीं होता है, और एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स, टाइप ऑफ एक्सपेंस, टाइप या आइटम जो भी चाहो लिख सकते हो, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट का फाइंड आउट करेंगे, कंप्लीटेड यूनिट,
अच्छा, इसमें क्या क्या खर्चा हुआ है? मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इक्विवेलेंट यूनिट देखते हैं कैसे देखना है। ये देखो, कंप्लीटेड यूनिट 35 35 35 ऐसे देखना है। तो 35 35 35 35,000 completed unit 35,000, equivalent completed unit 35,000, कॉस्ट पर यूनिट 40 10 30 जो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 40 10 और 30। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने से हम लोग को मिल जाएगा कॉस्ट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 140 होता है, 140 और यहाँ पर 4 टाइम्स 0 मतलब बेसिकली 14 लाख। 10 इंटू 35 तो ये हो जाएगा 3,50,000 और ये हो गया 105 और 4 टाइम्स 0 10,50,000। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं 10,50,000 प्लस 14 लाख प्लस 3,50,000 मतलब 28 लाख आएगा। टोटल करके देख लो तुम लोग कैलकुलेटर में, मैंने तो शॉर्टकट करके कैलकुलेट कर लिया। 28 लाख होगा। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग नॉर्मल क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और एबनॉर्मल लॉस का फाइंड आउट करेंगे। अब लिखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, ये हम लोग पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे। टाइप्स में लिखेंगे मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का इक्विवेलेंट यूनिट में मेटेरियल 2000, लेबर ओवरहेड 1600 1600। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2000 1600 1600। अब कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम 40 रुपीज 10 रुपीज और 30 रुपीज। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट टोटल कितना हो जाएगा? अगर एक यूनिट का 40 है तो 2000 यूनिट का कितना होगा? 2000 यूनिट का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 80,000। 1600 इंटू 10 16,000, 30 इंटू 1600 तो ये हो जाएगा 48,000। टोटल करने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो 48 16 और 80 144 1,44,000। सेम तरीके से एबनॉर्मल लॉस, क्या क्या वैल्यू करना पड़ेगा? मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, यूनिट्स देखते हैं एबनॉर्मल लॉस का कितना है। ये देखो 1000 800 800 1000 800 again 800, cost per unit as it is 40 10 30 multiply 40,000 8,000 24,000। अच्छा, तो टोटल 24 प्लस 40 64 64 प्लस 8 72 72,000 टोटल वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये हम लोगों ने मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड अकॉर्डिंग करके फिर टोटल कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करने बोला? अभी कंप्लीट नहीं भाई, देखो हमें प्रोसेस वन अकाउंट बनाना है एज वेल एज नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे प्रोसेस वन अकाउंट। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। अच्छा, प्रोसेस वन में ओपनिंग पर्टिकुलर से पहले लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। कितना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है? 2000 यूनिट। ये देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना यूज हुआ? 2000 यूनिट। इसका वैल्यू कितना है? तभी तो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट निकाला। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का हम लोग का यहाँ पर, ये तो वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो अलग से मिलेगा नहीं। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट इतना था और इस पे हम लोगों ने टोटल कितना खर्चा किया यहाँ पर पता चलेगा। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 80 15 और 45। यहाँ पर टोटल कॉलम बनाने से ही पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ अगर टोटल कॉलम बनाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर हो गया 40 और 10 50 50 60 60 और 80 1,40,000।
ये 1,40,000 हो जाएगा। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि 2000 ओपनिंग WIP को यूज किया गया, जिसमें ऑलरेडी 1,40,000 कॉस्ट इनकट था। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेश मेटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ, मेटेरियल इंट्रोड्यूस, ठीक है, या फिर इनपुट यूनिट भी लिख सकते हो। मेटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है 38,000 यूनिट। ये देखो 38,000 यूनिट, जिसपे मेटेरियल का कॉस्ट हम लोग का हो जाएगा ये वाला 14,80,000। या फिर क्वेश्चन देख के भी कर सकते हो, ये देखो क्वेश्चन में भी दिख जाएगा हमें 38,000 का 1480, और ये सब टोटल करके हम लोगों ने लिख दिया है कितना ऑलरेडी कॉस्ट इनकट हो चुका था। यहाँ पर हो जाएगा 14,80,000 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 38,000। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यहाँ पर बाकी और भी एक्सपेंसेस था, जैसे कि डायरेक्ट लेबर ओवरहेड, तो वो लिखेंगे डायरेक्ट लेबर टू ओवरहेड। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कितना था देखो 3,59,000, ओवरहेड 10,77,000, 3,59,000, 10,77,000, बस हो गया। अब इधर नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है हम लोग का 2000 यूनिट, और इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट हो जाएगा जितना इसका स्क्रैप वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा 2000 एट द रेट ऑफ 20 करके था, यानी कि 40,000। अच्छा, इसके बाद एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ये देखो कैसे पता चलेगा क्या क्या लिखना है, ये टेबल ही हमें हेल्प करेगा। कम यही तो आउटपुट ही तो हमें बाई साइड में लिखना है ना, कि कैसे आउटपुट बना है। तो नॉर्मल लॉस लिख दिया, अब हम एबनॉर्मल लॉस लिख रहे हैं जो कि 1000 यूनिट के अकॉर्डिंग है, और वैल्यूएशन हम लोगों ने किया हुआ है। ये देखो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में एबनॉर्मल लॉस का 72,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 72,000। फिर बाई क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP का वैल्यूएशन हम लोगों ने किया है 1,44,000, और क्लोजिंग WIP का यूनिट कितना था? यूनिट यहाँ पर देखो मिल जाएगा आउटपुट कॉलम में, क्लोजिंग WIP 2000, या फिर क्वेश्चन देख के भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 2000। अच्छा, फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, जो इसमें फिनिश्ड गुड्स आया वही प्रोसेस टू में ट्रांसफर होगा। अच्छा, प्रोसेस टू में जो ट्रांसफर हो रहा है उसका यूनिट है हम लोग का 35,000, और कॉस्ट आ जाएगा वैल्यूएशन करके 28 लाख, 35,000 और 28 लाख। यहाँ लिखेंगे 35,000, यहाँ लिखेंगे 28 लाख, 40,000। अच्छा, इसका टोटल करते हैं 1,40,000 प्लस 14,80 प्लस 3,59, 10,77, 3,56,000। इधर भी इतना ही होना चाहिए, अगर हो जाएगा तो हम लोग का वैल्यूएशन सही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 35, और ये यहाँ पर 224 प्लस 15 40,000। अच्छा, यहाँ वैल्यूएशन देखते 40,000, 72,000, 72 प्लस 40, ये हो गया 1,12,000, 112 प्लस 144 प्लस 28, नहीं गलत ऐड कर दिया शायद मैंने, 28 लाख, 28 प्लस 1 29,44,000, 29.44 प्लस 0.72 प्लस 0.40 करना पड़ेगा, 30 लाख, हाँ 30.56, यानी 30,56,000। तुम लोग अपना पूरा टोटल करके देख लो, पता चल जाएगा। तो ये हम लोग का प्रोसेस अकाउंट बन गया। अब इसके बाद भी हमें दो अकाउंट और भी यहाँ प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, देखो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बनाते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अच्छा,
पहले तो क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, तो नॉर्मल लॉस हुआ है 2 प्रोसेस 1 में, एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है 2 प्रोसेस 1 में। यूनिट मुझे याद है 2000 यूनिट 20 रुपीज करके था 40,000, और एबनॉर्मल लॉस आया था हम लोग का 1000 यूनिट और उसका वैल्यूएशन में आया था 72,000। ये देखो यहाँ से हमें क्रॉस पोस्टिंग करना है, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस दोनों का कर दिया। अब इसको क्लोज कैसे करते हैं, ये सेल हो जाएगा मार्केट में तो बाई बैंक बोल के लिखते हैं। 2000 कितना करके होगा एट द रेट ऑफ 20 यानी कि 40,000, ये जस्ट ऐसे ही क्लोज हो जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस ये भी मार्केट में सेल होगा बाय बैंक, वो ये भी सेम स्क्रैप वैल्यू पे ही होगा। तो 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20 करके सेल होने से रिकवरी होता है 20,000 का, लेकिन इसको प्रिपेयर करने पे 72,000 का कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है कंपनी का, बट ये डिफेक्टिव बना और इसको बेच के मार्केट में 20,000 ही आया, तो कंपनी का फिर भी लॉस रह गया, थोड़ा सा लॉस कम हुआ फिर भी लॉस रह गया। जो रह जाएगा उसे हम लोग लॉस बोल के रिकॉर्ड करेंगे, यानी बाई पीएल, और लॉस बच जाता है 52,000, 72,000, 1000, फिर यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 72,000। हो गया बस। क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट एक साथ पूछ लिया था तो हम लोग का थोड़ा टाइम लग गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। 5th नंबर देखो, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंपनी प्रोड्यूसेस ए कंपोनेंट व्हिच पासेस थ्रू 2 प्रोसेस। बोल रहा है कंपनी एक कंपोनेंट रेडी करती है, मतलब प्रिपेयर करती है जिसपे 2 प्रोसेस यूज होता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मटेरियल फॉर 40,000 कंपोनेंट वेयर पुट इनटू प्रोसेस 1। अच्छा, बोल रहा है कि अप्रैल के मंथ में 40,000 का मटेरियल यूज किया गया है ताकि कंपोनेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए प्रोसेस 1 में, ऑफ विच 30,000 वेयर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। जिसमें से 30,000 जो है कंप्लीट बन चुका है प्रोसेस 1 में, जो भी प्रोसेसिंग का पार्ट होता है वो कंप्लीट हो गया, और फिनिश गुड्स आया 30,000 और वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गया। दोज नॉट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2 वेयर 100% कंप्लीटेड एज टू मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीटेड एज टू लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये हम पहले, ये जितना भी पैरा है ना, इसको हम एक जो है ड्रॉ करके दिखा देते हैं, देखो तो समझ में आसानी से आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सबसे पहले यहाँ 2 प्रोसेस बनाएंगे हम, एक लिखेंगे प्रोसेस 1 और यहाँ पर बना लिया मैंने प्रोसेस 2। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या बोला है, फर्स्ट हमें इनपुट दिया है। ठीक है, इनपुट दिया है मेटेरियल का, तो यहाँ पर हम इनपुट दिखाते हैं। देखो कितना मेटेरियल दिया है 40,000, यहाँ पर लिखते हैं 40,000 मेटेरियल, ये इनपुट दिया गया है। ठीक है, 40,000 मेटेरियल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस 1 में कंप्लीटेड यूनिट हुआ है 30,000, मतलब आउटपुट कितना आया होगा 30,000, यहाँ पर हम लिखते हैं आउटपुट 30,000। और बोल रहा है उसके बाद दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, जितना प्रोसेस 2 में नहीं गया, कितना नहीं गया 40,000 में, अगर 30,000 मेरा प्रोसेस 2 में जाएगा तो कितना नहीं जा रहा है प्रोसेस 2 में, यानी कि वो क्लोजिंग WIP होगा। तो क्लोजिंग WIP जो है वो हम लोग का कितना बन रहा है 10,000 यूनिट। देखो ये क्वेश्चन हमें नहीं बताया, हमें खुद से समझना पड़ेगा। 40,000 यूनिट इनपुट दिया गया, आउटपुट मिला 30,000, और बोल रहा है दोज which not transfer to process 2, जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि जो क्लोजिंग में रह जाएगा, यानी क्लोजिंग WIP, वो 100% कंप्लीट है मेटेरियल के रिगार्डिंग और 50% लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसमें हमें 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ये जो है इसमें मेटेरियल का काम कंप्लीट हो चुका है, मेटेरियल 100% डन है, और यहाँ पर लेबर और ओवरहेड ये हम लोग का 50% कंप्लीटेड है। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द प्रोसेस 1 कॉस्ट इनकर्ड एज फॉलोज। प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वो कुछ ऐसा है, मेटेरियल 15, वेजेस 18, फैक्ट्री ओवरहेड 12। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेटेरियल 15, लेबर 18, फैक्ट्री ओवरहेड
12,000। तो ये देखो पहले पैरा के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन था वो हम लोगों ने लिख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा इंफॉर्मेशन मतलब लाइन बाय लाइन लैंग्वेज में दे दिया है, बट डिटेल्स डेटा वगैरह हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ रहा है। फिर बोल रहा है ऑफ दोज ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 28,000 यूनिट वेयर कंप्लीटेड। अच्छा, अब ये जो 30,000 यूनिट था ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 30,000 यूनिट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा एज इनपुट फॉर प्रोसेस टू। यही तो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में। अब बोल रहा है जो ट्रांसफर हुआ उसमें से बोल रहा है 28,000 कंप्लीटेड है, मतलब 28,000 फिनिश गुड्स है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फिनिश्ड गुड्स है 28,000। ठीक है, 28,000 फिनिश गुड्स। फिर आगे क्या बोल रहा है, and transfer to finished goods store there was a normal loss with no salvage value of 200 unit in process 2। process 2 में नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है 200 यूनिट, और स्क्रैप वैल्यू यानी सैल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो है। ठीक है, ये बताया, मतलब मार्केट में सेलेबल नहीं है। देयर वेर 1800 यूनिट रिमेन अनफिनिश्ड इन द प्रोसेस विथ 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 25% कंप्लीट एज रिगार्डेड टू वेजेस एंड ओवरहेड। बोल रहा है 1800 जो है वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रहेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1800। जो कंप्लीटेड कैसे है यहाँ पर बताया है, मेटेरियल और लेबर और ओवरहेड के अकॉर्डिंग बता रखा है। देखो मेटेरियल के अकॉर्डिंग कितना कंप्लीट है 100%, और यहाँ पर ओवरहेड और वेजेस के अकॉर्डिंग 25%। तो ये 100% कंप्लीट है, ये 25% कंप्लीट है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। No further process material cost occur after introduction at the first process। बोल रहा है फर्स्ट प्रोसेस में जो मेटेरियल का कॉस्ट इनकट हुआ सो हुआ, इसके आगे और कोई मेटेरियल का कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रहा है अंटिल द एंड ऑफ सेकेंड प्रोसेस। बोल रहा है कि फर्दर कोई भी मेटेरियल कॉस्ट इनकर्ड नहीं किया गया है फर्स्ट प्रोसेस में मेटेरियल कॉस्ट इंट्रोडक्शन होने के बाद अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस। मतलब अगर हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे करके बताना चाहे तो ये हो जा रहा है कि यहाँ से जो मटेरियल का स्टार्ट हुआ इनपुट देना, उसके बाद आगे फिनिश गुड्स बन चुका है, इस बीच में किसी तरीके का मटेरियल का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, ये बाहर से लाया गया और इसका इनपुट ही इसका आउटपुट हुआ है, इसका आउटपुट उसका इनपुट हुआ है, इसका आउटपुट इसका इनपुट हुआ है, फ्रेश कोई मटेरियल और फर्दर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। When protective packing is applied to the completed component, the process and packing cost incurred at the end of the process too। बोल रहा है कि प्रोटेक्टिव पैकिंग दिया गया, मतलब जो मैंडेटरी होता है, ठीक है, ताकि जो है प्रोडक्ट सही तरीके से रहे, तो जो पैकिंग का जरूरत था वो किया गया है, जिसपे खर्चा हुआ है प्रोसेस 2 में पैकिंग मटेरियल 4,000, डायरेक्ट वेजेस 3,500, फैक्ट्री ओवरहेड 4,500। ये मेटेरियल वाला मेटेरियल नहीं है, ये पैकिंग मटेरियल का बात हो रहा है, पैकिंग मटेरियल। तो यहाँ पर इसीलिए बता दिया है कि यहाँ पर फ्रेशली कोई मटेरियल का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, हाँ पैकिंग मटेरियल का जरूर इंट्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोसेस 2 में क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है, प्रोसेस 2 में वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेस का हुआ है 3,500, यहाँ लिख लिया मैंने, और फैक्ट्री ओवरहेड का हुआ है 4,500। अब यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जो फिनिश गुड्स आया उसके बाद पैकिंग हुआ होगा, तो पैकिंग का खर्चा हुआ है 4,000। ये मैंने पूरा प्रोसेस को यहाँ पर जो है डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर दिया कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। पहले यहाँ पर मटेरियल गया, फिर ये सब खर्चा लगा, ठीक है, ये यूनिट है, ये कॉस्ट है, ये खर्चा लगा, उसके बाद ये आउटपुट बना, ये क्लोजिंग में रह गया, फिर ये इनपुट गया, ये सब एक्सपेंस होने के बाद ये कुछ नॉर्मल लॉस हुआ, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, कुछ फिनिश गुड्स गया, उसके बाद पैकिंग हुआ। तो मैंने पूरा वैसे ही डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन कर दिया जैसा प्रोसेस हो सकता है यहाँ पर जो बोला था। उसके बाद हमें बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें बोल रहा है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, और प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 2 अकाउंट। ये दो बार इसीलिए बोला है, पहले मतलब पहला पॉइंट ये प्रोसेस 1 के लिए अप्लाई करने बोला है, फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रोसेस 2 के लिए अप्लाई करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन,
statement of equivalent production. प्रोसेस 1 का सबसे पहले हम लोग प्रोसेस 1 का सारा डिटेल्स बनाएंगे. अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स इनपुट यूनिट, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है. फिर से पर्टिकुलर्स आउटपुट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल लेबर ओवरहेड. अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज रुपीस या फिर अमाउंट, सॉरी यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट. अच्छा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट में. देखो ये यहां से देख के हम लोग कर सकते हैं. क्या इनपुट दिया गया है? 40,000 मेटेरियल इनपुट दिया गया है. तो यहाँ पर लिखते हैं इनपुट में मेटेरियल 40,000. अच्छा, अब यही वाला हम लोग का इसमें से कुछ कंप्लीटेड है और कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है. क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है 10,000 यूनिट और कंप्लीटेड है 30,000 यूनिट. कैसे पता चला? ये देखो हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है ना, क्वेश्चन में बता दिया था. अब जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो 100 और 50% कंप्लीट है, और जो कंप्लीटेड है वो तो 100% ही कंप्लीट होगा. तो ये 100% कंप्लीट यानी 30,000 यूनिट, ये भी 100% कंप्लीट यानी कि 30,000 यूनिट, और ये भी 100% कंप्लीट यानी कि 30,000 यूनिट. और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल 100% कंप्लीट यानी कि 10,000, और ये 50%, 50-50 यानी 5,000 एंड 5,000. अब टोटल करने से कितना आ रहा है देखते हैं. 40,000, 35,000, 35,000. तो यहाँ पर हो गया 40,000, यहाँ भी टोटल करेंगे 40,000. तो पहले प्रोसेस का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बन चुका. अब कॉस्ट बनाना पड़ेगा. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स मटेरियल लेबर ओवरहेड. तो कितना कितना कॉस्ट लगा है? कॉस्ट इनकर्ड, ये स्टार्टिंग है, इसका कुछ ओपनिंग वगैरह तो है नहीं. 15,000, 18,000, 12,000, 15,000, 18,000, 12,000. इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट में यहाँ पर हम लोग का 40, 35, 35. देखो जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट लेते हैं तो टोटल यूनिट लेते हैं. ठीक है, जब वैल्यूएशन करते हैं तो इंडिविजुअली करते हैं तो इंडिविजुअल यूनिट लेते हैं. तो इक्विवेलेंट यूनिट हो गया. अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट. तो कैसे हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000. 15,000 कॉस्ट इनकर्ड हुआ है फॉर 40,000 यूनिट, देन फॉर पर यूनिट का एक्सपेंसेस हम लोग का 0.375. 18,000 डिवाइडेड बाय 50,000, सॉरी 35,000, ये हम लोग का आ रहा है 0.514, 0.514. और ये वाला आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 35,000, 0.342, 0.3428 है, हम इसे 3 कर लेते हैं. ये बन गया. अब नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा. स्टेटमेंट ऑफ apportionment of cost.
इसमें पर्टिकुलर्स, टाइप्स, एक्सपेंसेस जो रहेगा, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, फिर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, कॉस्ट उसके बाद टोटल कॉस्ट। अच्छा, क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? कंप्लीटेड यूनिट का वैल्यूएशन फाइंड आउट करेंगे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कंप्लीटेड यूनिट पे एक्सपेंस हुआ है मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, और इसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी सेम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इक्विवेलेंट यूनिट अब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना हो जाएगा? 30,000 30,000 30,000। कंप्लीटेड का सभी में 30,000 कर, और ये वाला 10,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट 0.375 0.514 0.343 0.375 0.514 0.343 0.375 0.514 0.343। अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए, तो 30,000 इंटू 0.375 11,250, 30,000 इंटू 0.514 15,420। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें पूरा डेटा लेके करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने सिखाया था। तो एक बार फिर यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हम लोग का अप्रोक्सीमेशन आया था ना, मतलब एक्चुअली था 18,000 डिवाइडेड बाई 35,000। तो हम लोग का ये डेटा आया था, जिसको हम लोगों ने जो है 3 डिजिट लेके लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये डेटा इंटू कर लेते हैं 30,000, तो देखते हैं कितना आता है। 15,428 ये लिखेंगे, 15,428, तो हम लोग को सही आंसर मिलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ ना ये वाला भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डेटा ही चाहिए। तो एक बार डिवाइडेड बाई 30,000 कर लेते हैं, तो मुझे यही डेटा मिल जाएगा जो ये वाला। इंटू 5,000 करेंगे तो इसका भी आंसर मुझे मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 2571। यहाँ पर लिख लेते हैं 2571। ठीक है, अब ये वाला, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन था, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। 12,000 डिवाइडेड बाई 35,000, ये जितना भी आया मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से पहले। अच्छा, ये आ रहा है हम लोग का 10,285, 10,286 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 0.7 है। अब हम डिवाइड करते हैं 30,000 से, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5,000 से, 1714, और ये मल्टीप्लाई करने से 3750। अब कर लेना है ऐड, 11,250 प्लस 15,428 प्लस 10,286, 36,964, 3750 2571 1714 8035। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट टू, देखो प्रोसेस 1 में क्या क्या जाएगा ये देखने से ही पता चलेगा। डायरेक्ट मटेरियल इनपुट इतना, कॉस्ट इतना, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, और बाई साइड में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और आउटपुट, बस। तो पहले लिख लेते हैं टू मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 40,000 यूनिट, कॉस्ट है 15,000, टू लेबर 18,000, टू ओवरहेड 12,000, 40,000, और ये हो जाएगा 10 10 20 30 45,000।
और इधर बाय क्लोजिंग WIP जो कि 10,000 और बाय फिनिश्ड गुड्स या फिर प्रोसेस 2 बाय प्रोसेस 2 यहाँ पर हो जाएगा 30,000 टोटल 40,000। वैल्यूएशन अभी अभी हम लोगों ने किया क्लोजिंग WIP का 8035 और ये वाला है 36964 36964 ऐड करते हैं, देखते हैं मैच होता है कि नहीं। 8035 प्लस 36964 वो 44,999 आ रहा है। एक्चुअली ₹1 का हम लोग का कम ज्यादा आ रहा है, तो हम इसको एक काम करते हैं, किसी भी एक जगह पे हम लोग 1 बढ़ा देते हैं तो हम लोग का सही होगा। ठीक है, शायद इसमें से कहीं पर भी हम लोग बढ़ा लेते हैं तो हो जाएगा। लाइक यहाँ पर कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग 7 कर लेते हैं तो ये हम लोग का, ये ऑलरेडी शायद मैंने 6 किया था, कहीं भी एक एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैच नहीं होगा। अब कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो ये हम लोग का 5 हो जाएगा। एक्चुअली देखो हम यहाँ पर अभी तो हम रैंडमली बढ़ा दिए, शायद पॉइंट लेने के वक्त हमें देखना चाहिए था, कहीं तो एक और राउंड अप होना चाहिए था, शायद नहीं किया मैंने, इसी वजह से ₹1 का कम ज्यादा दिख रहा है। तुम लोग फिर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखना कहाँ पर हो रहा है, वहां पर लिख देना। और अगर कहीं पर भी नहीं हो रहा है, सारी जगह पे हम लोगों ने सही कर रखा है, फिर भी ठीक है, यहाँ ₹1 बढ़ा दो, नहीं तो मैच नहीं होगा। ठीक है, वो हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो राउंड अप है ना, इसी वजह से। तो राउंड अप हो रहा है तो ये हम लोग का 999 ₹1 कम ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग ₹1 को एडजस्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन मुझे लगता है राउंड अप में ही कहीं कुछ हुआ होगा, यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो शायद यहाँ पर हो सकता है कि 1 डिजिट बढ़ना चाहिए था, मैंने नहीं बढ़ाया होगा, इसी वजह से हमें कम ज्यादा दिख रहा है। तो ये मैच हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस 1 बन गया। सेम तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर बी को करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये सेकंड नंबर वाला प्रोसेस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस 2 अकाउंट। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें जो भी कॉलम होगा, इनपुट पहले पर्टिकुलर, इनपुट फिर से पर्टिकुलर्स, आउटपुट, इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। कितना इनपुट ट्रांसफर हुआ है, ये वाला ड्रॉ देखो पता चलेगा। ये वाला कितना इनपुट ट्रांसफर हुआ है, 30,000। उसमें से नॉर्मल लॉस है क्लोजिंग WIP फिनिश गुड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना है इनपुट, 30,000। आउटपुट में क्या क्या आया है, फिनिश गुड्स आया है, क्लोजिंग WIP आया है और नॉर्मल लॉस आया है। फिनिश गुड्स कितना है, यहां से देखने से पता चलेगा 28, क्लोजिंग WIP 1800 और नॉर्मल लॉस बोला है 200। क्वेश्चन में बता दिया था, वही सब हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो देखो टोटल शायद मैच हो जा रहा है, 30,000 और इधर 18 और 2 मतलब 2000, 30,000। अच्छा, अब ये फिनिश गुड्स 100% कंप्लीटेड होगा तो 28,000, यहाँ भी 100% कंप्लीट होगा 28,000 और ये भी 100% कंप्लीट होगा 28,000। क्लोजिंग WIP कितना परसेंट कंप्लीट है वो क्वेश्चन में बता दिया था, 100% फॉर मेटेरियल, 25% लेबर ओवरहेड, 100% यानी 1800, 25% मतलब 1/4, 1/4 यानी कितना हो जाएगा 450। नॉर्मल लॉस को वैल्यू करना मैंडेटरी नहीं होता है। अब ये ऐड कर लेते हैं, 28,450, 28,450, 29,800। अच्छा, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट इनकर्ड, कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। अच्छा, मटेरियल का कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है? मटेरियल का हम लोग का यहाँ पर देखो, ये मटेरियल यहाँ फ्रेशली कुछ नहीं लिया गया है, तो क्या मटेरियल कॉस्ट कुछ इनकर्ड नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि ये जो यहाँ इनसे इन्होंने इनपुट ट्रांसफर लिया है बेसिकली, ठीक है। तो लेबर ओवरहेड तो हमें दे दिया है, वो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। लेबर है हम लोग का 3500, फैक्ट्री ओवरहेड है हम लोग का 4500, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेबर है 3500 और फैक्ट्री ओवरहेड है 4500। मटेरियल कितना लिखेंगे? देखो, ये इनपुट मटेरियल कहाँ से लिया है? प्रोसेस 1 से लिया है, तो प्रोसेस 1 का मटेरियल का कितना आया था, वही हम लोग का यहाँ पर कॉस्ट इनकर्ड होगा। ये देखो 36965, क्योंकि यही प्रोसेस हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 36965। मतलब ये मटेरियल यहाँ पर कुछ फ्रेशली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर्ड मटेरियल है उसी को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स बनाया गया है, तो मटेरियल का कॉस्ट यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट में देखते हैं कितना कितना होगा। 29800, 28450, 28450, 29800, 28450, फिर से 28450। अब डिवाइड करेंगे, 36965 डिवाइडेड बाई 29800, तो ये आ रहा है 1.240 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। 1.240, 3500 divided by 28450, 0.123, 4500 divided by 28450, 0.158। अच्छा, अब इसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स, टाइप, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अच्छा, पर्टिकुलर में फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में क्या क्या खर्चा है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एज वेल एज क्लोजिंग WIP में भी सेम, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इक्विवेलेंट यूनिट लिखना पड़ेगा, तो इक्विवेलेंट यूनिट देखें 28000 हर जगह पे, और क्लोजिंग में 1800, 450, 450, 1800, 450, 450, और ये हो जाएगा 28000 हर एक जगह पे, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। 1.240, 0.123, 1.240, 0.123, 0.158, 0.158, सिमिलरली 1.240, 0.123 और 0.158। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों का 0.158 ये कैलकुलेट हो रखा है यहाँ पर, तो ये दोनों निकाल लेते हैं। 28 और 450 इंटू करेंगे 28000, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4428.8, मतलब 4429, 4429। ये भी निकाल सकते हैं, ये नीचे वाला, तो डिवाइडेड बाई 28000 कर लेते हैं इंटू 450,
तो ये हम लोग का आ रहा है 71.17, तो 71 लिखते हैं। ये हम सिमिलर डेटा देख के कर ले रहे हैं, दो दो करके, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन करके ही करना पड़ेगा ना। फिर 3500 फिर से ये निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 28,450, जितना भी आया है ये लेबर वाला है, तो लेबर का यहाँ पर डेटा हो रहा है 28,000, तो मल्टीप्लाइड बाई 28,000, तो ये वैल्यू आ रहा है 3444.6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3445, और ये 450 भी निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 28,000 इंटू 450, 55.3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 55। अच्छा, अब ये वाला 36,965 डिवाइडेड बाई 29,800, तो ये जितना भी आ रहा है इंटू 28,000, 34732, 34732 divided by 28,000 into 1800, 2232.7, मतलब 2232.7 है, तो ये 33 हो जाएगा। अब टोटल करते हैं, 34732, 3445 प्लस 4429, 42,606, और 2233, 5571, 2359, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब फिनिश गुड्स जब बना तो उसके बाद मेटेरियल कॉस्ट भी इनकर्ड हुआ, तो यहाँ सॉरी पैकिंग कॉस्ट भी इनकर्ड हुआ, तो हम यहाँ पर ना पैकिंग कॉस्ट भी लिखेंगे, तो पैकिंग लिखने का मैंने जगह नहीं रखा, यहाँ लिख देते हैं पैकिंग। यहाँ पैकिंग का भी खर्चा आएगा, क्वेश्चन में बोला था ना पैकिंग का भी खर्चा आएगा, तो पैकिंग का कोई इक्विवेलेंट यूनिट नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, यहाँ जगह नहीं है, हम यहीं पर स्टार दे के लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार दे दिया। अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट को फिर से यहाँ पर कॉलम बना के 42,606 प्लस पैकिंग कॉस्ट था 4,000, ये देखो पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट 4,000, और पैकिंग फिनिश गुड्स बनने के बाद ही होगा, यानी ये हो गया 46,606, ये हम लोग का टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल, इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल, क्योंकि फिनिश गुड्स बनने के बाद ही पैक होगा, तो पैक होने के बाद फिनिश गुड्स का कॉस्ट बढ़ के इतना हो गया। अच्छा, अब हम लोग को प्रिपेयर करके देना है प्रोसेस टू अकाउंट। टू प्रोसेस वन से ट्रांसफर लिया गया कितना, 30,000 यूनिट, जिसका कॉस्ट कितना था अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ये देखो 36,965, 36,965। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस है 3500, यहाँ से देख के लिख देते, फैक्ट्री ओवरहेड 4500, और एक खर्चा हुआ है प्रोसेस टू में, दैट इज पैकिंग चार्जेस, तो ये जो भी एक्सपेंसेस है ये हम लोगों ने लिख लिया, टोटल 4,000। अब यहाँ टोटल लगाते हैं, 30,000 यूनिट को बनाने के लिए टोटल खर्चा हुआ है यहाँ पर 4,000, और ये हो गया 448, 8 और 3 11, और ये 500 500 12,000, तो 36,965 प्लस 12,000, 48,965 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। उसमें से क्या क्या प्रिपेयर हुआ है, कुछ फिनिश्ड गुड्स बना है, ठीक है, कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, और कुछ WIP क्लोजिंग WIP में जाएगा। अच्छा, जो फिनिश गुड्स बना है उसका वैल्यू कितना है, जो फिनिश गुड्स बना है उसका वैल्यू है हम लोग का, ये देखो 28,000, नॉर्मल लॉस 200, ये 28,000 नॉर्मल लॉस हम लोग का है 200, और क्लोजिंग WIP है 1800। अब वैल्यूएशन देखना पड़ेगा किसका कितना वैल्यूएशन है, तो ये देखो फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है 46,606, नॉर्मल लॉस तो कुछ स्क्रैप नहीं दे रहा है तो 0, और ये वाला 2359। अब देखना है ऐड करने से मैच हो जाता है कि नहीं, ये तो 30,000 हो जाएगा, ये दोनों मिला के 2,000 और 28,000 30,000,
46,606 प्लस 2359 48,965। चलो मैच हो गया 48,965। ठीक है, ये हम लोग का हो गया प्रोसेस टू कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ मैंने ये इसको ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में पैकिंग में आना चाहिए था, बट मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। अब पैकिंग का यूनिट के साथ पर यूनिट पे कुछ नहीं होता है, पैकिंग फिनिश गुड्स बनने पे उस पे पैकिंग का टोटल एक्सपेंसेस बता रखा है 4,000। तो जितना भी फिनिश गुड्स का खर्चा हुआ है प्लस उस पे और 4,000 का खर्चा हुआ है इतने कंप्लीटेड यूनिट का, तो हम लोग यहाँ पर 4,000 डायरेक्टली ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जब लिख रहे हैं पैकिंग चार्जेस, यहाँ क्यों लिख रहे हैं, अगर तुम लोग के दिमाग में ऐसा आ रहा है तो देखो यहाँ भी तो हम लोगों ने वेजेस लिखा है, तो वो वेजेस तो यहाँ भी इंक्लूडेड है, तो इधर हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस, और इधर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक्सपेंस करने के बाद उस स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो रहा है। तो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में ये 46,606 आएगा। ये इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट था, बाकी तो सेम था, और मतलब दो प्रोसेस को अलग अलग तरीके से हमें करना था, ये इसमें एक स्पेशलिटी था। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। हेल्दी स्वीट इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। ठीक है, मतलब गुड़ बनाता है, हेल्दी स्वीट्स बोल के कोई कंपनी है। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व शुगर केन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन। तो जो गुड़ है वो तो गन्ने से ही बनता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि शुगर केन यानी जो गन्ना है उसको क्रश किया जाता है, उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन फिल्टर किया जाता है। ये देखो फिल्टरेशन, उसके बाद उसे जो है बॉइल किया जाता है, एंड बॉइलिंग ऑफ जूस अलोंग विथ सम केमिकल एंड देन लेटिंग इट कूल टू कट सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स। अच्छा, मतलब गुड़ के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं। तो पहले जो है शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है, फिर उस जूस को फिल्टर करके उसको बॉईल किया जाता है अलोंग विथ सम केमिकल, फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। फिर जब वो जम जाता है, ठीक है, ठंडा होने से वो थिक हो जाएगा, फिर उसको कट कर दिया जाता है जैगरी ब्लॉक्स में। ठीक है, ये तो प्रोसेस बताए, अभी तक हमारे क्वेश्चन के लिए तो कुछ नहीं बताए, कंपनी कैसे अपना काम करता है वो बताए। द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस 1। अच्छा, जूस एक्सट्रैक्शन का काम कहाँ होता है, प्रोसेस 1 में। इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर। ठीक है, तो जो क्रशर है उससे क्रश कर दिया जाता है, which is then filtered and boiled in process 2। अच्छा, जो फिल्टरिंग और बॉइलिंग का काम होता है वो प्रोसेस 2 में होता है, प्रोसेस 1 में क्रशिंग किया जाता है इन आयरन पॉट्स। बोल रहा है कि जो आयरन यानी जो लोहे का जो मतलब पॉट्स होगा उसमें ये सब बॉइल किया जाता है। ठीक है, द सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स आर देन कट, उसके बाद वो कट किया जाता है, पैक किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, मतलब सेल के लिए भेज दिया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 kg ऑफ जैगरी 100 kg ऑफ शुगर केन इज रिक्वायर्ड। ये हमें क्वांटिटी बता रहा है कि कैसे 10 kg अगर जैगरी चाहिए तो हमें 100 kg शुगर केन का जरूरत होगा, व्हिच एक्सट्रैक्ट ओनली 45 लीटर ऑफ जूस। मतलब 100 kg अगर हम लोग शुगर केन लाते हैं तो उससे जूस एक्सट्रैक्ट करके 45 लीटर जूस मिलेगा, और उसको प्रोसेस करने के बाद 10 किलो जैगरी हमें मिल जाएगा। ये तो हमें अभी तक जो है प्रोसेस ही बताया जा रहा है कि कैसे करके प्रोसेस होता है। हाँ, पहले बोला प्रोसेस कैसा था, फिर बोला कौन से प्रोसेस में क्या होता है, फिर एक हमें स्टैंडर्ड दे दिया है कि अगर 45 लीटर अगर 10 किलो जैगरी चाहिए तो कितना शुगर केन को क्रश करना पड़ेगा, मतलब कितना शुगर केन का प्रोसेसिंग होगा 100 kg, और 100 kg शुगर केन जब प्रोसेस होता है तो जैगरी तो 100 kg मिलेगा, और जो जूस है वो 45 लीटर निकल के आता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस 1 यानी जहां पर एक्सट्रैक्शन होता है जूस का has been obtained from the manufacturing department of healthy sweet for the month of Jan। जैन के मंथ का डेटा यहाँ नीचे दिया हुआ है। ओपनिंग WIP है पहले से 4,500 लीटर, शुगर केन यानी रॉ मेटेरियल 50,000, लेबर 15,000, ओवरहेड 45,000। ये सब क्या है, ये सब हमें बता रहा है कि प्रीवियस ईयर 4,500 लीटर जो है जूस एक्सट्रैक्ट करके फिर उसमें जूस एक्सट्रैक्ट किया गया था, और उसमें क्या क्या खर्चा हुआ, शुगर केन का 50,000, लेबर का 15,000, और ओवरहेड का हम लोग को यहाँ पर बोला है 45,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, शुगर केन इंट्रोड्यूस्ड फॉर जूस एक्सट्रैक्शन 1 लाख kg। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, शुगर केन जो है
जूस एक्सट्रैक्शन के लिए 1 लाख केजी फ्रेशली, ये फ्रेश इनपुट दिया गया जिसका कॉस्ट आया 5 लाख, डायरेक्ट लेबर 2 लाख, ओवरहेड 6 लाख, एबनॉर्मल लॉस हुआ है 1000 किलो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें बताया है, देखो सुगर केन यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उसके जगह सुगर केन लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है उसका रॉ मटेरियल जो है वो सुगर केन है। सुगर केन 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। अच्छा, क्लोजिंग WIP 9000 लीटर, डिग्री ऑफ कंप्लीशन सुगर केन और लेबर एंड ओवरहेड बता दिया है। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर फॉर फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग 39500 लीटर। कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg, मतलब बोल रहा है 1 kg इक्विवेलेंट टू 1 लीटर होगा। यहाँ पर हमें इस तरीके से ही वैल्यूएशन करने के लिए बोला गया है कि मास वैल्यूएशन अगर करें तो 1 लीटर इक्विवेलेंट टू 1 kg, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, फिर भी बोल रहा है 1 लीटर इक्विवेलेंट टू 1 kg ही है, यहाँ पर बोल रहा है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, पहला बात है एवरेज मेथड बोल दिया है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट और प्रोसेस वन अकाउंट, मतलब पूरा जैसे हम लोग प्रिपेयर करते वैसे ही करना है। लेकिन यहाँ पर एवरेज मेथड बोल दिया है। अब देखो अगर हमें नहीं बोलता तो क्या हम लोग फीफो अप्लाई कर पाते, पहले चेक करेंगे। फीफो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर जो 4500 ओपनिंग WIP है इसका परसेंटेज ब्रेकअप हमारे पास नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ब्रेकअप नहीं है, ओनली अमाउंट ब्रेकअप है, तो हम लोग इसको वेटेड एवरेज के अलावा किसी और मेथड से कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार रीड कर देंगे क्वेश्चन को करते करते। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर्स इनपुट आउटपुट, फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स इनपुट, पर्टिकुलर्स आउटपुट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, अब देखते हैं कितना इनपुट दिया गया। तो ओपनिंग जो 4500 लीटर जूस था वो दिया गया हो, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग WIP से इनपुट गया है 4500 लीटर और फ्रेशली इनपुट दिया गया है 1 लाख kg। अब ये लीटर है ये केजी है, तो इसीलिए ना नीचे वो पॉइंट दे दिया, देखो ये लीटर में दिया है ये किलो में दिया है। तो हम लोग सोचेंगे ना दोनों को ऐड कैसे करें, दोनों इनपुट तो एक जैसा है नहीं, क्योंकि ये लीटर पे है ये किलो पे है। लेकिन नीचे जो नोट्स दिया था कि मास के हिसाब से मास, यहाँ पर बोला है ना लैंग्वेज क्या बोला है, ये देखो कंसीडर मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर इक्विवेलेंट टू 1 kg, मतलब ये 1 लाख kg इक्वल टू 1 लाख लीटर मान लो, या 4500 लीटर इक्वल टू 4500 किलो मान लो, बिकॉज 1 kg इक्विवेलेंट टू 1 लीटर है, तो इसका मतलब 4500 लीटर इक्विवेलेंट टू 4500 kg एज वेल एज दिस वन इक्वल टू 1 लाख लीटर। अब या तो दोनों को लीटर में एजम्पशन लेके लिख ले या फिर किलो में लिख ले, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग लीटर लिखेंगे तो लीटर हो जाएगा, दोनों किलो लिखेंगे तो किलो हो जाएगा। फिर फ्रेश इनपुट 1 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर क्या क्या आउटपुट आया, आउटपुट में मिला है एबनॉर्मल लॉस, ये देखो एबनॉर्मल लॉस 1000 किलो, तो एबनॉर्मल लॉस हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस मिला है 1000 किलो, मैंने A.L लिख दिया। और क्या मिला है, क्लोजिंग WIP 9000 लीटर, क्लोजिंग WIP, क्योंकि लीटर और किलो बिल्कुल इक्विवेलेंट है तो हम लोग यहाँ पर 9000 लीटर किलो एक ही बात है, इसमें हमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि 39500 जो है एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर किया गया है फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग में, यानी प्रोसेस 2 में, क्योंकि हमें तो प्रोसेस 1 का डेटा दिया है, दैट इज 39500 यानी कंप्लीटेड, तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीटेड या फिर फिनिश गुड्स, जैसा लिखना चाहो, 39500। अच्छा, अब ये दोनों टोटल करने से मैचअप हो जाना चाहिए, और तो कुछ बोला नहीं है, तो 1,04,500।
1,04,500, इसमें से 39,500 कंप्लीट है, 1,000 नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है 9,000 क्लोजिंग WIP में जाएगा, तो 55,000 क्या हो गया, इसका मतलब 55,000 हम लोग का क्या होगा। अब देखो एबनॉर्मल लॉस हम लोगों ने लिख लिया, क्लोजिंग लिख लिया, फिनिश गुड्स लिख लिया। अब ये तो कम हो रहा है ना हम लोग का, यहाँ पर भी 1,05,400 आना चाहिए, इनपुट जो है वो ग्रेटर देन आउटपुट हो जा रहा है, तो बाकी क्या हुआ होगा, नॉर्मल लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, नॉर्मल लॉस हो सकता है, किसी भी प्रोसेस में नॉर्मल लॉस तो होता ही है, तो यहाँ नॉर्मल लॉस काफी ज्यादा है, दैट इज 55,000। अब हम लोग को ये बैलेंसिंग फिगर करके आएगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में हम लोग एबनॉर्मल लॉस बैलेंस करके निकालते हैं, बट यहाँ पर नॉर्मल लॉस निकाल रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस ही क्यों होगा, बाकी कुछ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आउटपुट क्या हो सकता है हम लोग का, फिनिश गुड्स हो सकता है, क्लोजिंग WIP, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन तो तब होगा जब आउटपुट ज्यादा आ रहा है, इनपुट कम आ रहा है, बट यहाँ तो एबनॉर्मल गेन होगा नहीं, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर हमें क्या स्पेसिफाई करेगा, नॉर्मल लॉस, ठीक है। अब कंप्लीटेड जो है वो तो 100% कंप्लीट होगा, यहाँ पर परसेंटेज यूनिट, अच्छा 100%, 39,500, अगेन 100%, 39,500, फिर से 100%, 39,500। नॉर्मल लॉस का वैल्यू करना रिक्वायर्ड नहीं है, एबनॉर्मल लॉस का कुछ बताया तो ठीक है। हाँ ये देखो 100% शुगर केन के रिगार्डिंग, मतलब मेटेरियल और लेबर ओवरहेड 80%, तो 100% और 80% यानी 1,000, 80% यानी 800, फिर से 80% यानी कि 800। एंड क्लोजिंग WIP यहाँ पर, अच्छा ये दोनों ही सेम ही है, 100 और 80%, तो 100%, 80%, टोटल कर लेते हैं 10,000, मतलब 49,500, 8,000, 8,000 और 39, 47,500। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं 8,000, 8,000 और ये हो गया 47,500, सेम ही होगा, ठीक है। तो हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, शुगर केन यानी कि जो रॉ मेटेरियल है हम लोग का, अच्छा इसके बाद लेबर ओवरहेड, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड जो हो चुका है वो है 50, 15, 45, 50, 15, 45, कॉस्ट इनकर्ड नाउ, अभी जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है फ्रेशली जो हम लोगों ने इनपुट दिया, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख 50, 3 लाख 5,000, नहीं 2 लाख 15,000 हो जाएगा, 6 लाख 45,000, इक्विवेलेंट यूनिट, ये हो गया टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट है हम लोग का ये रहा,
49,500, 47,500, 47,500, 49,500, 47,500, 47,500. अब फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालो, एक सेकेंड एक बार आते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना आ रहा है? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, अच्छा डिवाइड करने से ही पता चलेगा, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। uh, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 49,500, अच्छा ये आ रहा है 11.11, ठीक है, तो 11.11, 11.11। अच्छा इसके बाद 2,15,000 डिवाइडेड बाई 47,500, ये आ रहा है 4.523, 4.5263, तो हम 6 तक लिखते हैं। उसके बाद 6,45,000 डिवाइडेड बाई 47,500, 13.57, 13.5789, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट करना है। स्टेटमेंट ऑफ एपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलर्स, टाइप, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अच्छा तो सबसे पहले लिखेंगे फिनिश गुड्स, इसमें मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस। ये देखो क्या क्या वैल्यूएशन करना है, फिनिश गुड्स, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। फिर लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। फिर लिखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, इसका भी मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अच्छा इक्विवेलेंट यूनिट भी लिख लेते हैं, फिर कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट 39,500, फिनिश गुड्स है 39,500, 39,500, 39,500। एबनॉर्मल लॉस का है 1,800, 800, 1,800, 800। अच्छा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का 9,000, 7,200, 7,200, 9,000, 7,200, 7,200। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट लिख लेते हैं यहां से देख के, 11.1111, 4.526। अच्छा इसके बाद 13.578, फिर 11.1111, 4.526, 13.5789, 11.1111, 4.526,
13.5789, थोड़ा ऑड टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। चलो अब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोगों ने कैसे निकाला है उसी तरीके से। अच्छा ये पहले लिखा हुआ है 13 पॉइंट वाला, तो पहले इससे रिलेटेड जो भी होगा वो कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ये वाला इंटू करेंगे 39,500, तो ये कितना आ रहा है 536,368, तो 536,368, ठीक है। अब ये कर लिया। अब और जहां पर ये वाला डेटा है वो भी कर लेंगे, मतलब डिवाइड कर देते हैं 39,500 से, तो वही डेटा मिल जाएगा जो है इंटू 800, 10863, ठीक है। फिर डिवाइड 800 कर देंगे, फिर से वही डेटा हमें मिल गया, फिर 13 पॉइंट, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 7200, 97768, 97768, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं, ये वाला 5,50,000 डिवाइडेड बाई 49,500, तो ये जो भी डेटा आया 11.111 ऐसे आ रहा है, इनटू पहले 39,500, तो 4,38,000, 4,38,889 कर लेंगे, क्योंकि 8.8 है तो 8.9 कर लिया मैंने, मतलब 8.9, हाँ ठीक है। अच्छा अब 11 पॉइंट वाला और क्या डेटा है, ये है, तो डिवाइड करेंगे 39,500 और मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, तो ये हो जाएगा 11,111, और फिर से डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू 9,000, 1 लाख। और एक डेटा बाकी है 2,15,000 डिवाइडेड बाई 47,500, तो ये इतना आ रहा है 4.526, ये वाला वैल्यू आ रहा है इंटू 39,500, 1,78,789.4, 789.4। अच्छा फिर डिवाइडेड बाई 39,500 इंटू 800, 3621.05। अच्छा फिर डिवाइडेड बाई 800 इंटू 7200, 32,589। अब ये सबका टोटल करना पड़ेगा। अच्छा तो 97768 प्लस 32,589 प्लस 1 लाख, 2,30,357, 2,30,357। अच्छा अब ये वाला 11 प्लस 3621 प्लस 10863, 25,595, 25,595। अच्छा 438,889 प्लस 178789 प्लस 536368, 11 लाख 54,046। अच्छा अब प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। प्रोसेस 1 अकाउंट 2 ओपनिंग WIP। अब ओपनिंग WIP में कितना जा रहा है, यूनिट 4,500, और टोटल हो जाएगा 50, और ये हो गया 40 और 10, 50 1 लाख, 1,05,000। देखते हैं टोटल में, ये लिखा था 1,05,000 ये। अच्छा इधर तो टोटल किया नहीं, चलो कोई बात नहीं, 1,05,000। फिर मेटेरियल 5 लाख का जाएगा, टू मेटेरियल यानी सुगर केन 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख लेबर, ओवरहेड 6 लाख,
2 labor 2 overhead by finished goods by abnormal loss by closing WIP. अच्छा, फिनिश गुड्स कितना है? फिनिश गुड्स है हम लोग का, ये यहाँ देखना पड़ेगा 39,500. एबनॉर्मल लॉस 1,000. 39,500 एबनॉर्मल लॉस 1,000. क्लोजिंग WIP 9,000 और नॉर्मल लॉस भी है बाय नॉर्मल लॉस, वो लिखना भूल गए 55,000 जो हम लोगों ने बैलेंस करके निकाला था. अब देखते हैं कितना होगा. अच्छा, ये 1 लाख भी लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पर. तो देखो, ये इनपुट कॉलम और यहाँ का जो इनपुट कॉलम है हमेशा मैच होगा, तो ये दोनों मिला के 1,04,500, इधर भी 1,04,500 होना चाहिए. देख लेते हैं. 9 + 1 10, 65, 65 + 39 500, 1,04,500, 1,04,500. अब इसका टोटल करेंगे. 5 + 2 5 6 7 7 + 6 13 lakh प्लस 1,05,000, तो ये हो जाएगा 14,05,000. अच्छा, अब फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन लिखेंगे 11,54046, 11,54046. एबनॉर्मल लॉस 25595, 25595. क्लोजिंग WIP 230,357, 230,357. और नॉर्मल लॉस का तो कोई स्क्रैप था नहीं, देख लेते हैं. नहीं, नो स्क्रैप, तो ये यहाँ पर वैल्यूएशन नहीं आएगा. अब देखते हैं. -11,54046 -25595 -230,357. इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया. इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए. कितना कितना लिखा है मैंने? 230,357, 230,357, 11,54048, 11,54046. हाँ, तो फिर से ऐड करते. 11,54046 प्लस 25595 प्लस 230,357, तो टोटल करने से आ रहा है 14,09,998. और यहाँ पर है 14,05,000 माइनस 14,05,000, तो डिफरेंस आ रहा है 4,998. ये क्या हो गया? इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है? स्क्रैप कुछ था क्या? एबनॉर्मल लॉस क्लोजिंग स्क्रैप तो कुछ नहीं बोला था, तो फिर इधर ऐड करने में गलत हो गया है क्या? ओपनिंग WIP ये टोटल करके देखते हैं. 50 + 15 + 45, 1,10,000. अच्छा, ये गलत हुआ है. 1,10,000 प्लस यहाँ पर 2 6 + 2 8 8 + 5, 1,10,000 प्लस 7 लाख प्लस 6 लाख, 14,10,000. अच्छा, इस वजह से ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है. 14,10,000 होना चाहिए. अब इधर माइनस करके देखते हैं. -11,54046 -25595 -230,357.
₹2 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है। ये क्यों आ रहा है? अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है। तो कहीं एक जगह पे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू को चेंज कर देना है। ठीक है, मतलब जैसे देखो, कहीं एक हमें ₹2 इंक्रीज कर देना है। हाँ, हम लोगों ने सारा पॉइंट देख के ही किया है, कहीं पर भी हमारा राउंड नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार अप्रोक्सीमेशन होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो हम लोग किसी भी एक डेटा को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे भी ₹1 से बढ़ा देते हैं, इसे भी ₹1 से बढ़ा देते हैं। ये 7 कर लेते हैं। ये हम लोग का कितना था? 6 था, 7 कर लेंगे। 5 था, इसे 6 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ₹2 का जो चेंजेस हो रहा है वो प्रोबेबली यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, हम लोगों ने सारा देख के ही किया है, मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि हम लोगों ने पॉइंट इग्नोर, नहीं, मैंने हर एक पॉइंट देख देख के ही किया है, सही बात है। लेकिन क्या है कि अगर कभी हमारा यहाँ ₹1-2 का मिसमैच हो रहा है तो क्या हम लोग लेजर को बैलेंस नहीं करेंगे? ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज अप्रोक्सीमेशन पे अप्रोक्सीमेशन, हर एक जगह पे अप्रोक्सीमेशन इस वजह से हो रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ 7 कर रहे हैं तो तुम लोग किसी भी एक डेटा को यहाँ पर ₹1 से इंक्रीज कर दो। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग इसे 9 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ इसको अगर हम लोग सपोज 2 कर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो ये परमिसेबल होता है क्योंकि बैलेंस करना है। ठीक है, पॉइंट की वजह से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग बैलेंस करने के लिए एक जगह पे डेटा को इंक्रीज करके कर सकते हैं, किसी भी एक जगह पे। चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, ये किसी भी एक जगह पे कर सकते हो, दो जगह पे भी कर सकते हो। तो दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये ज्यादा बेटर होगा। तो ₹1 से हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया क्योंकि इधर तो गिवन है ना, इसको तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसी को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, देखो कंप्लीट तो हो गया। क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा डेटा हो जाता है तो इसको कैलकुलेट करने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, हम लोग तो रैंडमली बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।